अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? और होप सो आप बच्चों ने सारा प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू किया है और आपको समझ भी आ गई होगी। बिकॉज़ एक तो बच्चे के अलावा कोई क्यूरी नहीं आई, तो मैं यही कंसीडर करूँगा कि आप बच्चों को समझ आ गई है। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा थर्ड लेक्चर है आफ्टर मिड, और फर्स्ट लेक्चर में हमने इनोवेशन मैनेजमेंट पे बात की थी, और फिर सेकंड लेक्चर में हमने एक ट्रीटी की बात की थी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रीटी के हवाले से, कि वो क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या है और इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक टॉपिक होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो अभी तक हमने इन कॉन्टेक्स्ट पढ़े हैं WIPO के, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन जो सी है उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़े हैं कि किस तरह अगर आपने कोई इनोवेटिव या इन्वेंशन की है, इनोवेटिव चीज़ लेके आए हो, तो इसको किस तरह वर्ल्ड वाइड सिक्योर किया जाता है, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड किस तरह इस चीज़ पे कंट्रोल किया जाता है या इसको मैनेज किया जाता है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कोई और बंदा आपके वर्किंग या आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी है, उसकी कॉपी ना कर सके। और उसी चीज़ को हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह एक जो पेटेंट है, अगर आपने कोई पेटेंट से रिलेटेड आपको कोई कॉपीराइट वो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो आप उसको किस तरह वर्ल्ड वाइड रजिस्टर करवाते हो। उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन का प्रोसेस पढ़ा था कि एप्लीकेशन दी जाती है और वो फिर जितनी भी कंट्रीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट में आती है, उस ट्रीटी के कॉन्ट्रैक्ट में आती है, वो उसको फॉलो करने के या उस पर अमल करने के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी थी। आज हम इसको प्योरली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन से है, उसको पाकिस्तान में मैनेज किस तरह किया जाता है, या पाकिस्तान में कौन सी अथॉरिटी है जो इस सारे अमल को मैनेज कर रही है, और इसके रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह वो बनाए जाते हैं। सो बेसिकली 2012 में फर्स्ट टाइम जो सा इसके ऊपर एक आप ये कह सकते हो मेजर वर्किंग की गई थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, और 2012 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPO एक्ट 2012 के नाम से एक ऑर्डिनेंस आया था आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, के जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए गए थे कि किन किन चीज़ों का कॉपीराइट हो सकता है, किन किन चीज़ों का ट्रेडमार्क हो सकता है, पेटेंट को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे पाकिस्तान की हद तक उनको डिफ़ाइन किया गया, और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक पैटर्न बनाया गया, या उसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक स्मूथ वे बनाया गया कि जिस पे चलते हुए लोग एजेंसी है IPO को इंश्योर किया जाएगा, उनकी जो सी प्राइवेसी है या उनकी जो से राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जाएगा। सो बेसिकली 2012 के अंदर IPO एक्ट 2012 के नाम से एक इशू किया गया था, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए गए थे। अच्छा, ये इसका थोड़ा सा, अच्छा ये आपको ना मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके ऊपर ये IPO एक्ट 2012 पड़ा हुआ है, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल नोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एज इट इज़ डाउनलोड करना पड़ेगी। और क्योंकि ये एक्ट है और आपको पता है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज या एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, तो मैं कोशिश करूँगा, बल्कि स्टार्ट में तो ये आज का जो लेक्चर है वो तो काफ़ी सिंपल है। मतलब आज के लेक्चर में बिल्कुल हम बेसिक्स चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। माइट भी पॉसिबल है नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, तो मैं ये आपको कहूँगा कि जो मैं पढ़ाऊँगा आपने उसके नोट्स बना लेने, उसके शॉर्ट पॉइंट्स बना के, तो उसके नोट्स बना लेने, बजाय इसके कि आप इस सारे को देखो। आप सिर्फ वो पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो मेजर पॉइंट्स होंगे, आपने सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करना है और उसी के
नोट्स वगैरह बना देते हैं। अच्छा, इधर इसने ना एक चीज़ बताई हुई है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हुए उसने एक्ट को 2012 को उसने इसके बेसिक पर्पस बता दिया, ये बेसिकली है क्या। इसने सबसे पहले बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है कि इसमें कॉपी राइट्स आ जाते हैं, आपके ट्रेडमार्क्स आ जाते हैं, आपके पेटेंट्स आ जाते हैं, डिज़ाइन लेआउट्स वगैरह। ये ऑलरेडी हमारी डिस्कस की हुई चीज़ें हैं। ये जिस लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया था उसी को चाहे आप कंसीडर कर सकते हो। और कॉपीराइट क्या होती है, ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट तो अभी कल हमने डिस्कस किया है, कल से मुराद लास्ट लेक्चर में। ये काफ़ी इजी चीज़ें हैं, तो इनको आप जो मैंने लैंग्वेज में पढ़ाया था उसमें भी कर सकते हो, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर जो मेन चीज़ है जो आपके इधर से स्टार्ट होती है वो आपके आती है। अच्छा, कोई भी एक्ट होते हैं ना तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है ना वो बेसिकली होती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन जो सा होता है ना उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको डेमो या ओरिएंटेशन देती है। किसी भी एक्ट को आप ले लो, चलो ये तो IPO एक्ट है ना 2012, अगर आप टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड एक्ट ले लो या जो सेल्स टैक्स से रिलेटेड एक्ट ले लो, जो भी एक्ट होगा उसमें स्टार्टिंग पे जो सा ना आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन और वो जो आपका एक्ट है उसका इंट्रोडक्टरी होगा डिफरेंट हेडिंग्स में ना। तो ये चीज़ मेक श्योर करना कि कोई भी एक्ट जो स्टार्ट होता है वो हमेशा एक इंट्रोडक्शन से होता है अपने, ठीक है। अच्छा, अब इस सबसे पहले तो उसने बताया हुआ है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट, क्योंकि ये कब कमेंसमेंट मतलब कब स्टार्ट हुआ, इसकी एक्सटेंड क्या है, मतलब ये कितनी रेंज तक ये एक्ट एग्जीक्यूट हो सकता है, और शॉर्ट टाइटल इसको कहते क्या है। एक्ट से रिलेटेड बात हो रही है कि एक्ट को कहते क्या है, तो ये उसने डिफाइन कर लिया। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012, जो मैंने आपको बताया ना IPO पाकिस्तान एक्ट 2012, वो ये है, शॉर्ट टाइटल हो गया। उसके बाद आ जाते हैं एक्सटेंड। ये ऑब्वियस सी बात है, लाइक कुछ जोन से आपके होते हैं एक्ट जोन से होते हैं वो स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए होते हैं। मतलब समटाइम ऐसा होता है जो आपके ट्राइबल एरियाज़ है, जैसे फाटा है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़। कई एक्ट होते हैं जो सिर्फ उस एरिया के लिए होते हैं। उससे मुराद अभी एग्जांपल की हद तक मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि वो ट्राइबल एरियाज़ के लिए होते हैं। कुछ एक्ट्स होते हैं जो किसी लेट्स सपोज कैपिटल के लिए होते हैं। इसकी एक्सटेंड भी आपको बताई जाती है। और कमेंसमेंट आपको बता दी है कि 28 अगस्त 2012 को ये जो इन्फोर्स किया गया था, ठीक है। इसमें इतना ही पढ़ना, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डेफिनेशन है, मतलब इस एक्ट और इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी आपकी मेजर आप ये कह सकते हो पॉइंट्स है और मेजर जो आपके डायमेंशंस है उनके जो डेफिनेशंस है वो इसमें बताई गई है। सबसे पहले बोर्ड। अच्छा, बोर्ड क्या होता है? नॉर्मली आपने कंपनीज़ के बारे में सुना होगा कि कंपनीज़ में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वोटिंग राइट जिनके पास होता है और आपको पता है कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता, ये सिर्फ कॉमन स्टॉक होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। वो वोटिंग राइट के थ्रू क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, ठीक है। और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलके चेयरमैन अपॉइंट करता है और फिर चेयरमैन के अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिफरेंट पॉलिसीज़ को बनाता है। इसी तरह इस एक्ट में भी जो आपका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी एक बोर्ड होता है जिसको हम कहते हैं पॉलिसी बोर्ड। और वो ये जितनी भी पॉलिसीज़ होती है कि किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरह मैनेज करना है, अगर किसी ने उसकी वायलेशन की है तो उसको क्या पेनल्टी या ऑफेंस मिलना चाहिए। ये सारे डिसीजंस होते हैं वो बोर्ड की साइड से आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चेयरमैन। क्वाइट सिंपल है कि चेयरमैन आपका बोर्ड ऑफ जो पॉलिसी बोर्ड होता है उसको हेड कर रहा होता है और ये इसी के अंडर मतलब बोर्ड ही मिलके चेयरमैन को पॉइंट करते हैं या बनाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कोड। अच्छा, कोड में आपके आ जाते हैं, देखो जो आपका ये है क्या इसको कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी हुई ना, आपके एक आपके पास इसका राइट है कि ये आपकी एक मलकियत है चीज़, ठीक है। अब समटाइम अगर लेट्स सपोज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन ने एक किसी कंपनी को एक राइट इशू कर दिया कि इस डिज़ाइन की जो लैपटॉप्स है वो सिर्फ आप ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं फॉर दी नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक हो गया। ये एक राइट इनको जब मिल गया
तो अब सम टाइम क्या होता है, कुछ लोग उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उसको कॉपी या उसके डिज़ाइन को या उसके फंक्शंस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सो इसलिए इस जो उनसे IPO का के लिए बहुत ज़रूरी था कि ये डिफरेंट जो एक्ट है, मतलब डिफरेंट जो दूसरे एक्ट्स है, क्रिमिनल एक्ट्स आप ये कह लें या सिविल, तो उनसे रिलेटेड, उनसे लिंक करें, ताकि अगर कोई आपके या आपकी जो राइट आपने किसी को दिया उसकी वायलेशन करे तो आप उसके अगेंस्ट सू वगैरह कर सके। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसमें कोड लिखा हुआ है कि आपके 2 कोड आ जाते हैं, एक आ जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स और एक आपका आ जाता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स। और बेसिकली नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइप के ही दो तरह के ना, क्रिमिनल एक्ट और सिविल एक्ट ये चलते हैं डिफरेंट जो वायलेशंस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल अच्छा क्या होता है? डायरेक्टर जनरल बेसिकली होता है, लेट्स से सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, इसको हम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम IPO की तरफ आते हैं। आपकी एक कंपनी है, ठीक है, उसमें आपने एक फाइनेंस मैनेजर रखा, एक मार्केटिंग मैनेजर रखा और एक सेल्स मैनेजर रखा, एक प्रोडक्शन मैनेजर रख लिया, ठीक है, एक आपने लेट्स से सपोज मटेरियल मैनेजमेंट रखा, रॉ मटेरियल की परचेजिंग एंड से, एक आपने कस्टमर मैनेजमेंट रख लिया, एक आपने रिलेशनशिप मैनेजर रख लिया। इस तरह करके आपने तकरीबन जो अपना एक मैनेजमेंट का जो साइज़ था वो 7 to 8 मैनेजर्स आपने अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए रखे हुए हैं। अब आप क्या करते हो, लेट्स सपोज एक जो फाइनेंस का मैनेजर है वो सिर्फ अपना जो सी है फाइनेंस की डोमेन उसके लिए अकाउंटेबल है, जो मार्केटिंग क्या है वो मार्केटिंग के लिए अकाउंटेबल है। सो ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली क्या करती है, इन सब का एक कॉमन डायरेक्टर भी रखती है, ठीक है, जो इन सारे मैनेजर्स जो जिसके सामने आप ये कह सकते हैं कि अकाउंटेबल होती है। और वो जो डायरेक्टर होते हैं वो डायरेक्टर आपके चेयरमैन के सामने डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है। तो ये हायरार्की के थ्रू जो आपके मैनेजर्स होते हैं उसके ऊपर एक डायरेक्टर आता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल। इसी तरह इस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, उस डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक जनरल मैनेजर होगा या जनरल डायरेक्टर्स होगा जो उन सारों को मैनेज कर रहा होगा और वो अकाउंटेबल होगा डायरेक्टली टूवर्ड्स दी चेयरमैन ऑफ दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल को नॉर्मली सेक्रेटरी ऑफ IPO भी कहते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉयज़, सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयज़ कौन हो गए? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्किंग ऑफिसर्स हो गए वो आपके एम्प्लॉयज़ हो गए। उसके बाद फंड्स आ जाते हैं आपके, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जितने भी कैश फ्लो आ रहा है उसको हम फंड्स के सेंस में लेंगे। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगेन वही चीज़ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डोमेन क्या है, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है। और उसमें मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडमार्क आ सकता है, पेटेंट्स आ सकते हैं, ये आगे लिखा भी हुआ है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस वगैरह, लेआउट वगैरह। सो ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। अब आपके जो डिफरेंट लॉज जो डिफ़ाइन कर रहे हैं ना, मतलब IPO जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लॉज बनाएगा ना कि इतने साल के लिए आपकी प्रोडक्ट को कोई और कॉपी, डिज़ाइन को कोई और कॉपी नहीं कर सकता, इस टाइप के डिफरेंट लॉज बनाएगा। और उन लॉज को हम क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। उसके बाद हमने जो बात की थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, जो कंपनी होती है उसमें क्या होता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, और उसके जितने भी मेंबर्स, उसके जितने भी आप ये कह लें कि उसके जितने भी मेंबर्स, उसके जितने भी आप ये कह लें कि डिफरेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने लोग होंगे उनको हम इंडिविजुअली मेंबर्स कहते हैं। लाइक अगर हम कहते हैं कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 10 लोगों पे मुश्तमिल है, तो हर शख्स इंडिविजुअली मेंबर कहलाएगा। अच्छा, ऊपर हमने जो बात की थी कि डिफरेंट कोड्स के साथ क्रिमिनल एक्ट और जो आपका सिविल कोड है उसके साथ कनेक्शन क्रिएट किया होता है, इन्होंने कनेक्टेड होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अगर आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है उसकी कोई कंपनी वायलेशन करती है तो आप उस कोड ऑफ जो आपका क्रिमिनल है और सिविल है उसके तहत उनको ऑफेंसेस दे सकें। ठीक है, समझ आ रही है ये रिलेशनशिप? सो ऑफेंसेस बेसिकली दी जाती है अगर कोई बंदा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन आपके जो
लॉ होता है उसकी वायलेशन करती है। अगेन आगे ऑर्गेनाइजेशन आपकी कौन सी होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड मतलब प्रेस्क्राइब क्या होता है, कुछ बताना, ठीक है, जो भी आपको प्रेस्क्राइब्ड किया जाता है। और इधर क्योंकि रूल्स को प्रेस्क्राइब्ड किया हुआ है इस एक्ट में, तो इसको अच्छा रूल्स मीन है रूल्स, डिफरेंट रूल्स इस एक्ट ने जो रूल्स बनाए हुए हैं। लेट्स सपोज अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अगर कोई बंदा नई इन्वेंशंस लेके आता है, सो फॉर दी नेक्स्ट 10 ईयर्स कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता, तो ये इंडिविजुअल रूल्स होता है। तो इसी तरह के डिफरेंट रूल्स आ जाते हैं, रेगुलेशंस आ जाते हैं, ठीक है, वो भी यही ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा यही मैंने बात ऊपर जब की थी कि सेक्रेटरी जो सा होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद कैजुअल आ जाते हैं। देखो जिस तरह आपने देखा होगा कि आप अगर कोई असाइनमेंट बनाते हो या रिपोर्ट बनाते हो उसमें डिफरेंट सेक्शंस रखते हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सो इसी तरह एक्ट के सेक्शंस भी होते हैं और कुछ एक्ट के स्केजुअल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये स्केजुअल का मतलब है, स्केजुअल एज अ होल होता है जिसके अंदर एक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर सेक्शंस आते हैं और रूल्स आते हैं डिफरेंट। उसके बाद ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल बेसिकली होता है कि डिफरेंट टाइप्स की, जैसे अदालत नहीं होती है वैसे इसकी अपनी एक ट्रिब्यूनल होती है जो डिफरेंट डिसीजंस करती है। लेट्स सपोज अगर कोई कंपनी के साथ ज़्यादती हुई है, मतलब उसने कोई नई इन्वेंशन लेके आया और किसी दूसरी कंपनी ने विद इन 1 ईयर उसकी कॉपी कर लिया, हालांकि उसके पास राइट था कि 10 साल तक वो कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता, तो वो ट्रिब्यूनल के पास आएगा और ट्रिब्यूनल फैसला करेगी कि अब इसकी राइट पे कौन है और किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या होता है, ये क्या होती है। सो ये नॉर्मल कंपनीज़ की तरह ही होती है। ये दो से तीन पॉइंट्स में इधर हाईलाइट करूँगा, आपने सिर्फ उन पॉइंट्स को माइंड में रखना है। सबसे पहले तो ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, ठीक है, ये किसी के अंडर काम नहीं करती है। इसके डिसीजंस जो उनसे होते हैं वही डिसीजंस होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर फाइनलाइज किए जाते हैं। इस पर कोई कंट्रोल नहीं करता बाहर से बॉडी। उसके बाद प्रोफेशनल के अकाउंटिंग में भी आपने एक लॉ पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। उसके मुताबिक क्या होता है कि वो चलती जाती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बॉडी को परपेचुअल कर दिया गया कि ये परपेचुअल होती है, चलती जाती है। अच्छा उसके बाद कॉमन सील, ये भी अगेन हमने कंपनी को डिस्कस करते हुए विद पावर, कंपनी को डिस्कस करते हुए हमने पढ़ा था कि जो कंपनी होती है, कंपनी सेपरेट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ऑनर। हमने कितनी दफ़ा अकाउंटिंग में या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, कॉमर्स में भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी कंपनी जो होती है वो एक सेपरेट पर्सन होती है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और क्योंकि उसकी एक अपनी आइडेंटिटी, अब जो मैनेजर है या जो उसका चेयरमैन है उसके तो सिग्नेचर होते हैं, अगर उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करवाने तो अपने सिग्नेचर से करवाते हैं। तो कंपनी के लिए इन दैट केस, कंपनी के केस में क्या होता है, कॉमन सील होती है, एक मोहर टाइप होती है जो उसको मतलब जो उनसे आप ये कह लें कि ये राइट देती है कि अगर आपने कंपनी ने अपनी एग्जिस्टेंस शो करवाने तो वो कॉमन सील के थ्रू करवाती है, ठीक है। उसके बाद इसके हेड ऑफिस को डिस्कस किया, सिर्फ ये 2-3 पॉइंट्स आपने इधर पढ़ने। हेड ऑफिस इसका इस्लामाबाद के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है पॉलिसी बोर्ड। पॉलिसी बोर्ड क्या है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया होता है, जो डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज़ बनाता है और लॉज बनाता है फॉर द पर्पस टू सिक्योर द राइट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, ठीक है। एक मिनट अच्छा आप उसको बता रहे हैं कि पॉलिसी बोर्ड बेसिकली जोन से है, इसके कितने आप ये कह लें कि रेंज क्या है इसकी। एक मिनट से यू हैव सक्सेसफुली डिपॉजिटेड। अच्छा सो पॉलिसी बोर्ड बेसिकली इसमें ये बताएगा कि इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं और मेंबर्स की सब डिवीजन कैसे की गई है, मतलब कौन कौन उस मेंबर्स में शामिल होता है। सो सबसे पहले तो इसने बता दिया कि आपका एक चेयरमैन होता है और 14 अदर मेंबर्स होते हैं, 14 अदर मेंबर्स होते हैं। और मेंबर क्या होते हैं ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या बोर्ड का एक आप ये कह लें कि रुकन होता है और वो पार्टिसिपेट करता है इन दी preparation of various laws, various rules regarding the efficient management of intellectual property.
तो इसमें एक चेयरमैन और 14 जो उनसे डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। अच्छा, इन मेंबर्स में सबसे पहले तो आ जाते हैं 5 मेंबर्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। अच्छा, पब्लिक सेक्टर से मुराद ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के 5 मेंबर्स हो गए। अच्छा, ये सेक्रेटरी लेवल के मेंबर्स हो गए, ठीक है, वो नीचे आपको भी पता लग जाएगा। सेक्रेटरी, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी लेवल के हो गए, जिसमें कैबिनेट डिवीजन का एक मेंबर होगा, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर जो डिवीजन आती है उसका एक मेंबर होगा, कॉमर्स डिवीजन का एक मेंबर होगा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिवीजन का एक मेंबर होगा, एक फेडरल बोर्ड का मेंबर होगा। अब आप देखिए कि काफ़ी डाइवर्सिफाई मेंबर्स इसने ना रखे हुए अपने बोर्ड के अंदर, कि वो कैबिनेट को भी शो अप कर रहा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी, इंफॉर्मेशन को भी और FBI को भी, FBR को भी। ओके, नेक्स्ट वो बता रहा है कि आपके जो नेक्स्ट 5 मेंबर्स हैं वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर से होते हैं। मतलब लेट्स सपोज कि एक प्राइवेटली ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस के राइट्स को सिक्योर कर रही है, तो आप उधर से मेंबर ले सकते हो। तो 5 मेंबर आपके पब्लिक सेक्टर के हो गए और 5 मेंबर आपके प्राइवेट सेक्टर के हो जाएंगे, और 4 मेंबर जो उनसे आपके डिफरेंट प्रोविंसेस के रिकमेंडेशन की बेस पे हो गए। लाइक कि पंजाब से जो रिकमेंडेशन, गवर्नर रिकमेंडेशन या जो आपका है चीफ मिनिस्टर, वो रिकमेंडेशन देता है एक मेंबर की मुश्तरका तौर पे, तो वो आपका एक मेंबर हो जाएगा पंजाब की तरफ से, एक सिंध की तरफ से, एक बलूचिस्तान और एक KP की तरफ से। उसके बाद चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन क्वाइट सिंपल, जो उसको हेड कर रहता है। अगेन वही बात, डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड भी होता है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि अगर कोई मेंबर, लेट्स सपोज मीटिंग होने लगी और अगर कोई मेंबर जोन्स है वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता, तो इन डैट केस जोन्स है एक ऑफिसर को ऑथोराइज किया जाता है जो 20 रैंक BPS बेसिक पे स्केल 20 से बड़ा होना चाहिए और उसी डिवीजन का होना चाहिए। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि कॉमर्स डिवीजन का जो बंदा नॉमिनेटेड था बोर्ड का मेंबर, वो किसी वजह से मीटिंग में नहीं आ सका, तो वो जो सा कॉमर्स डिवीजन का मेंबर है वो किसी और मेंबर को ये कहेगा, मतलब उसको एज आ अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, लेकिन वो मेंबर जो है BPS मतलब बेसिक पे स्केल 20 से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा चेयरमैन के पास जो है कास्टिंग वोट होता है। उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के मेंबर्स होते हैं आपको अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द टर्म ऑफ 3 years, कि उनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है 3 साल रहे वो, जैसे आपके हर जो डिपार्टमेंट है उसमें एक्सटेंशंस होती है, इसी तरह इसमें भी एक्सटेंशन पॉसिबल होती है और वो भी 3 साल के लिए नेक्स्ट होती है। अच्छा, कोई अगर डेथ या रिमूवल हो जाता है किसी मेंबर का, तो फिर उसी डिवीजन से नए मेंबर को अपॉइंट कर दिया जाता है। No person shall be appointed or counted as a member if he has convicted। कोई भी पर्सन अगर उसका नॉमिनेट किया गया है कि वो एज अ मेंबर बोर्ड का पार्टिसिपेंट होगा, लेकिन अगर वो किसी ऑफेंस के अंदर ऑलरेडी जो मतलब ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है उसकी, या फिर वो इंसॉल्वेंट प्रीवियसली पाया गया है, ठीक है, या फिज़िकली या साइकोलॉजिकली वो अनफिट है, तो उसको वो अपॉइंट नहीं हो सकता बोर्ड के मेंबर की सीट पे। अगेन बोर्ड के मेंबर की सीट पे कोई बंदा ऐसा अपॉइंट नहीं हो सकता जो किसी न किसी ऑफेंस के अंदर, किसी न किसी मतलब कार्रवाई के अंदर इन्वॉल्व हो, या फिर वो इंसॉल्वेंट पहले डिक्लेयर किया जा सकता हो, या वो फिज़िकली या मेंटली तौर पे इनकैपेबल हो, मतलब वो अनफिट हो, या फिर लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको बोर्ड के मेंबर की एक हाईली रिस्पॉन्सिबल बंदा होना चाहिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल ना हो, ठीक है। सो आज तक की डिस्कशन यहीं पे क्लोज करते हैं कि इसके बेसिक हमने एक ओवरव्यू ले लिया ये होता क्या, और इसके डिफरेंट जो से एस्पेक्ट्स हैं उनको डिफरेंट डिफ़ाइन किया हमने। बाकी बच्चों अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो से पहले उसका पहले रिप्लाई दूंगा और फिर आगे हम पढ़ेंगे। सो अल्लाह हाफिज़ बच्चों, खुश रहो।